हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के काफी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने अगर ये 1 से लेकर 5 तक अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो चैनल पर जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आपके पेपर के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है वो मैंने सभी बना दी है। ठीक है, तो आप चैनल पर विजिट जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है, और क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। और जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो इसको भी ज्वाइन आप जरूर से जरूर करें भाई। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी आएगा यहाँ पे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात होता है, तो कब से होता है ये पूछा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, गार्जर तासी से, जॉर्ज ग्रियर्सन से या श्री महेशदास शुक्ल जी से। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्जर तासी से होता है। जो गार्जर तासी है ये एक फ्रेंच विद्वान थे। कैसे थे? फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ, क्या नाम था इनके ग्रंथ का? गारसतासी का जो ग्रंथ था उसका क्या नाम था, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, ये गारसतासी के ग्रंथ का नाम है भाई, और ये इतिहास ग्रंथ था भाई। और 1839 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध रखने वाला दूसरा ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह। दूसरा ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो कौन है? तो श्री शिव सिंह सरोज, श्री श्याम सुंदर दास या श्री महेशदास शुक्ल या श्री रमाशंकर प्रसाद। तो भाई भाषा काव्य संग्रह जो है ये एक इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का और इसके लेखक है श्री महेशदास शुक्ल जी। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और 1873 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। जो शिव सिंह सरोज है, ठीक है, सॉरी शिव सिंह सरोज जी है, ठीक है, ये शिव सिंह सेंगर जी का इतिहास ग्रंथ है भाई। आगे है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना। तो इतिहास ग्रंथ दे रखे हैं, साथ में इनके लेखक दे रखे हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। तो करते हैं सुमेलित। भाषा और साहित्य। ठीक है, भाषा और साहित्य जो है श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ है। एक का 4। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल का रहेगा। तो बी का 3। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। तो डी का 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को काल क्रम के आरोही क्रम में हमें लिखना है। तो रखते हैं भाई, रखना है भाई, सॉरी, तो रखते हैं इनको। भाषा काव्य संग्रह, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिस्र बंधु विनोद, शिव सिंह सेंगर। तो भाई सबसे पहले आएगा, देखो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, तो भाषा काव्य संग्रह, ठीक है, सबसे पहले आएगा। अभी मैंने आपको बताया था महेशदास शुक्ल जी का है ये, ठीक है, और कब प्रकाशित हुआ था? 1873 ईस्वी में। ठीक है, 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का है, 1883 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी का है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी का ये रहेगा और 1888 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मिस्र बंधु विनोद, ठीक है, इसका प्रथम प्रकाशन तो 1913 में हुआ था भाई, और द्वितीय प्रकाशन इसका 1934 में हुआ था, यानी इन तीनों के बाद में मिस्र बंधु विनोद ही आया था भाई। ठीक है, और ये मिस्र बंधु जी की है भाई ये, तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 5वां,
हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? तो किसने कहा भाई आदिकाल को चारण काल, किसने कहा है ये आपको बताना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो भाई अपना डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल की संज्ञा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दी है। ठीक है, और आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं जो अन्य विद्वानों ने भी किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। राहुल सांस्कृत्यायन ने भी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था, तो क्या था भाई अमीर खुसरो का वास्तविक नाम? तो क्या था? अबुल हसन था, नदीम अहमद था, अब्दुल अहमद था या अब्दुल करीम था? तो अबुल हसन था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम भाई। और जो अमीर खुसरो है ये इनके गुरु का क्या नाम था? काफी बार इनके गुरु का भी नाम पूछा जाता है, तो निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, और जो अमीर खुसरो ये खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं। अमीर खुसरो के काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कौन कौन से? खालिक वारिया, पहलिया है, मुकरिया है, दो सुकने हैं और गजल इनकी काफी महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है भाई। अगला क्वेश्चन है, कनफटे योगी कौन कहे जाते हैं? जो कनफटे योगी है ये कौन कहे जाते हैं? तो जैन अनुयायी, सिद्ध, बौद्ध या नाथपंथी? जो भाई कनफटे हैं, कनफटे योगी है, नाथपंथी कहे जाते हैं। और नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता कौन है? गोरखनाथ है भाई। ठीक है, गोरखनाथ माना जाता है। और गोरखनाथ के गुरु का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो क्या है? मशेंद्र नाथ था भाई। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ठीक है, नाथ पंथ के कौन कौन से नाम थे? नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय के, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है नाथ संप्रदाय के। ठीक है, किसके अनुसार है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। आगे है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो कौन है? मेरुतुंग है, विजय सेन सूरी है, राजशेखर सूरी है या आचार्य हेमचंद्र है? तो भाई जो प्रबंध चिंतामणि है इसके रचनाकार मेरुतुंग जी रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, जो राजशेखर सूरी है इनकी रचना का क्या नाम है? तो इनकी रचना का नाम है नेमी नाथ फाग भाई। काफी महत्वपूर्ण रचनाएं, प्लीज आप इनको ध्यान रखना। विजय सेन सूरी इनकी रचना है देवंती गिरिरास। और आचार्य जो हेमचंद्र हैं इनकी रचना का नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन भाई। आगे क्वेश्चन है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? जो भविष्यत कहा है इसके रचनाकार कौन है? पुष्पदंत है, राम सिंह है, धनपाल है या मेरुतुंग है? जो भविष्यत कहा है इसके रचनाकार धनपाल रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, जो मुनि राम सिंह है इनकी रचना का क्या नाम है? पाहुट दोहा है। ठीक है, पुष्यदंत की रचना का क्या नाम है? महापुराण है। मेरुतुंग की रचना का क्या नाम है? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा है, प्रबंध चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है भाई? कौन है पाहुड़ दोहा के? अभी देख लिए, मुनि राम सिंह है, योगेन योग चंद्र मुनि है, हरिभद्र सूर्य, धनपाल है। जो पाहुड़ दोहा है इसके रचनाकार मुनि राम सिंह रहेंगे। और मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। कैसे? रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं मुनि राम सिंह जैन साहित्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियां हैं, पूछा किसकी है? मुंडिये मुंडिये मुंडिया, सिर मुंडिये चित्रुण मुंडिया, चित्रण है मुंडिये मुंडन जी कियम संसारहम खंडणु ती कियम। तो ये गोरखनाथ की, मेरुतुंग की, राम सिंह की है, धनपाल की है। तो ये पंक्तियां भाई राम सिंह की रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक कहा है, तो किसने कहा है? आचार्य हेमचंद्र ने, पुष्पदंत ने, स्वयंभू देव ने या मुनिराम सिंह ने? तो भाई पुष्पदंत ने कहा है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, जो पुष्पदंत है इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु भी कह दिया, काव्य रत्नाकर भी, कवि कुल तिलक भी इन्होंने अपने आप को कहा है। जो पुष्पदंत है ये हिंदी के भवभूति कहे जाते हैं। क्या?
विभूति कहे जाते हैं, ध्यान रखना है। और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? महापुराण है, नय कुमार चरियु, और जो नय कुमार चरियु है वो इसको नाग चरियु भी कहा जाता है। ठीक है, स्टेट का जब पिछली 2-3 मैंने जब पीवाईक्यू करवाए थे तो इसमें क्वेश्चन पूछ रखा था नय कुमार चरियु। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो नाग कुमार चरियु है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नाग कुमार चरियु किसकी रचना है? तो किसकी है? पुष्पदंत की, ध्यान रखना है। और इनकी है जसर चरियु। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ स्वयंभूकृत नहीं है? यानी स्वयंभू का इनमें से कौन सा नहीं है? प्यवनचर्यु, स्वयंभू छंद, रिठेनेमिचर्यु या नय कुमार चर्यु। तो अभी हमने देखा जो नय कुमार चर्यु है, नाग कुमार चर्यु है, ये स्वयंभू का नहीं है। किसका है? ये पुष्यदंत का रहेगा भाई। और सभी की सभी रचनाएं स्वयंभू जी की हैं। अगला क्वेश्चन है दोहा कोश के रचनाकार कौन है? जो दोहा कोश है इसके रचनाकार कौन है? सिरप्पा है, राम सिंह है, पुष्यदंत है, या इनमें से कोई नहीं है? जो दोहा कोश है इसके रचनाकार सिरप्पा रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और राहुल सांस्कृत्यायन जी ने जो सिरप्पा है इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, किसने? राहुल सांस्कृत्यायन ने। और जो सिरप्पा जी है इनको सरोज बजर, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। ये नाम भी आपको याद रखने हैं सभी के। आगे है राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्धों की संख्या मानी है। तो सिद्धों की कितनी संख्या मानी है राहुल सांस्कृत्यायन ने? 12, 84, 64 या 108? जो भाई राहुल सांस्कृत्यायन जी है इन्होंने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। अपना बी आंसर बिल्कुल सही है। और राहुल सांस्कृत्यायन ने ही सिद्ध कवि सिरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांस्कृत्यायन 1944 ईस्वी हिंदी काव्य धारा, ठीक है, हिंदी काव्य धारा नामक इतिहास ग्रंथ की भी रचना की थी। 1944 ईस्वी में राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। आगे है सिद्ध कवियों की भाषा और काव्य दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। तो किसने डाला है? हरप्रसाद शास्त्री ने, डॉक्टर शहीदुल्लाह ने, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने, या उपयुक्त सभी ने? तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। सिद्ध कवियों की भाषा और काव्य दृष्टिकोण पर हरप्रसाद शास्त्री ने प्रकाश डाला है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है बोध गान और दोहा। काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जैन रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? अभी मैंने पीछे बताया है आपको। अगर जो भी बच्चा ध्यान से क्लास देख रहा है या सुन रहा है तो अभी मैंने पीछे बताया जैन साहित्य के रहस्यवाद के कवि मैंने अभी बताए हैं। धनपाल है, जिन वल्लभ सूरी है, मुनि राम सिंह है, या सोमप्रभ सूरी है? तो जैन रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि है मुनि राम सिंह। सी आंसर बिल्कुल सही है। और इनकी रचना मैंने कौन सी बताई थी? अभी पाहुड़ दोहा बताई। तो हीरा लाल है, ये मुनि राम सिंह का आविर्भाव कब से मानते हैं? संवत 1057 के लगभग मानते हैं। ये भी ध्यान रखना आपको। प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन रहेंगे? आचार्य हेमचंद्र, पुष्पदंत, मेरुतुंग या देवसन? तो कौन रहेंगे भाई? आचार्य हेमचंद्र रहेंगे। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो हेमचंद्र ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। ठीक है, और ये प्रसिद्ध जैन आचार्य है भाई हेमचंद्र जी। अगला क्वेश्चन है गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। अभी मैंने पीछे बताया गोरखनाथ के गुरु पूछा जाता है क्वेश्चन, मैंने बोला था आपको। तो कौन है? मशेंद्रनाथ है, आदिनाथ है, चरपटनाथ है, भर्तृनाथ है? भर्तृनाथ। तो मशेंद्रनाथ रहेंगे। ए आंसर बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, और गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कहा जाता है। हिंदी साहित्य में जो अष्ट नहीं षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने ही चलाया था। ये भी ध्यान रखना है। और जो मिश्र बंधु है, ठीक है, जो मिश्र बंधु है, ठीक है, जो मिश्र बंधु है इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ध्यान रखना ये छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। वे गद्य लेखक माना है गोरखनाथ, ठीक है। और ये किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने माना है। गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ध्यान रखना है भाई मैं आपको ये सभी। आगे पंक्तियां दे रखी हैं, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। भला हुआ मारिया बहनी मारा कंतु, लज्जे जंतु वन सिहेऊ,
जड़ भग्या घर अंतु। तो ये पंक्तियां किसकी है? तो किसकी पंक्तियां रहेंगी? ये धनपाल की है, आचार्य हेमचंद्र की है, राम सिंह की या पुष्पदंत की है? तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जो ये पंक्तियां है ये आचार्य हेमचंद्र जी की रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आचार्य हेमचंद्र रचित व्याकरण ग्रंथ मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कौन सा है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है भाई। और भाई इसके साथ साथ जो मैंने यूजीसी नेट वालों के लिए, ठीक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की क्लास चला रखी है, प्लीज आप वो क्लास से भी जरूर से जरूर देखें। ठीक है, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी वो भी। ठीक है, पेपर में आपको वहां से भी क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैं जो ये पीवाईक्यू करवाने लग रही हूँ आपको, ठीक है, प्रैक्टिस सेट करवाने लग रही हूँ, इसमें काफी सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने के लिए मिल रहे हैं। तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी वो क्लास आप जरूर से जरूर देखें भाई। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? तो भाई जो अपभ्रंश है इसमें दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? तो पुष्पदंत से, राम सिंह से, जो इंदु से या धनपाल से? तो भाई राम सिंह से माना जाता है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ राम सिंह से माना जाता है। मुनि राम सिंह रहस्यवाद के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कौन सा? मैंने बताया था आपको, पाहुड़ दोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो भरतेश्वर बाहुबली रास को, बीसल देव रासों को, परमार रासों को या पृथ्वीराज रासों को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है पृथ्वीराज रासों को भी। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई रहेंगे। कौन है? चंद्रबरदाई है। और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि भी रामचंद्र शुक्ल जी ने ही माना है। और जो पृथ्वीराज रासो इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो चंद्रबरदाई है पृथ्वीराज रासो के रचयिता, इनको भाई छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, आला और उदल के वीर चरित्र का वर्णन किया गया है, तो कौन सी रचना में किया गया है? जगनिक ने किया है, चंद्रबरदाई ने किया, नरपति नाल ने किया है, दलपति विजय ने किया है? तो आला और उदल के वीर चरित्र का वर्णन जगनिक ने परमाल रासों में किया है। ठीक है, जगनिक ने किया है अपनी रचना परमाल रासों में। और परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है? आला खंड है, ये भी ध्यान रखना है। और जो आला खंड है, ठीक है, इसको सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फरुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। ठीक है, और जो आला खंड है ये बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है। भाई काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आला खंड किस ऋतु में गाया जाता है? तो बरसात ऋतु में गाया जाता है, प्लीज आप ध्यान रखना है। और कहां पर? उत्तर प्रदेश के बेसवाड़, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? जो मैथिल कोकिल है ये किस कवि को कहा जाता है? जयदेव को, विद्यापति को, श्रीधर को या मधुकर कवि को? तो मैथिल कोकिल भाई विद्यापति को कहा जाता। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो विद्यापति है ये शैव संप्रदाय से संबंधित कवि थे। ठीक है, और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, ये भी ध्यान रखना है। और जो बच्चन सिंह है इन्होंने विद्यापति को, किसको भाई? विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। क्या कहा है भाई? जातीय कवि कहा है विद्यापति को भाई। ठीक है, विद्यापति की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, दान वाक्यावली आदि। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किस समीक्षक का है? तो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है? तो ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और किसके विषय में कहा है? तो विद्यापति के संदर्भ में कहा है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है।
और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो विद्यापति जी है इनको क्या कहा है, ये भी पूछा जाता है। इनको कहा है श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि। सिद्धवाक कवि कहा है विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि ठीक है, विद्यापति को किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है, तो आदिकाल को क्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? वीर गाथा काल, चारण काल, बीज वपन काल या आरंभिक काल? तो भाई जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और देख लेते हैं जिन भी विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण किया है वो भी देखते हैं। तो भाई जो चारण काल है ये किसने कहा है आदिकाल को, तो ये ग्रियर्सन जी ने कहा है और साथ साथ रामकुमार वर्मा ने भी कहा है। ठीक है, बीज वपन काल किसने कहा आदिकाल को? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आरंभिक काल किसने कहा है आदिकाल को? तो मिश्र बंधु ने कहा है। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? पीछे मैंने आपको बताया राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण कथन है भैया। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो किसका? नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का है, रामविलास शर्मा का। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास वो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और उसी में इन्होंने ये कहा है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी या राहुल सांस्कृत्यायन। तो ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। भी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने कबीर का समय काल माना है, तो कबीर दास का समय काल क्या माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो संवत 1564 से 1463, संवत 1646 से 1553 या संवत 1575 से 1465 या संवत 1575 से 1456 भाई। तो अपना डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर दास का समय संवत 1575 से 1456 ईस्वी माना है। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियां हैं, देखते हैं पंक्तियां। झरी लागे मलिया गगन गहराए, खन गरजे घन बिजलू चनके, लहरी उठे शोभा बरनी न जाए। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये किसकी पंक्तियां हैं? देखते हैं किसकी है। धर्मदास की, कबीरदास की, दादू दयाल की, सुंदरदास की। तो ये पंक्तियां भाई धर्मदास जी की रहेगी। और धर्मदास कौन थे? कबीरदास के शिष्य थे और धर्मदास जी ने ही कबीर जी का जो ग्रंथ है ठीक है इनका संपादन किया था। किस नाम थे? बीजक ग्रंथ से। बीजक ग्रंथ का संग्रह इन्होंने किया था। बीजक नाम से कबीरदास के जो वाणी थी इनका, धर्मदास कबीर के शिष्य थे, इन्होंने बीजक ग्रंथ का संग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो करते हैं। कुतुबन, जो कुतुबन है, कुतुबन जी हैं, इनकी रचना है मृगावती, ए का 2 है। मंचन मधुमालती, बी का 3। शेख नबी ज्ञानदीप, सी का 4। कासिम शाह हंस जवाहिर, डी का 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 हमारा बी ऑप्शन में ही है। बी ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता जग जाई तज्जो, विधि बहु न लिखो कछु भाल भलाई। तुलसीदास की किस कृति की पंक्ति है? तो गीतावली, रामचरितमानस, कवितावली या विनय पत्रिका। तो भाई ये पंक्तियां कवितावली की है भाई। ठीक है, और तुलसीदास जी की सभी रचनाएं रहेंगी। ठीक है, और तुलसीदास क्या है? भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और
तुलसीदास अवधि तथा ब्रज दोनों भाषाओं में इन्होंने रचना की है। ठीक है। और जो रामचंद्र शुक्ल जी ने है, इन्होंने तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी है। 6 तो अवधि भाषा में है और 6 ब्रज भाषा में है। जिसमें राम और मंगल आता है, वो तो इनकी अवधि भाषा की रचनाएं हैं। ठीक है, 6 रचनाएं हैं और 6 ब्रज भाषा की रचना। प्लीज आप ध्यान रखना, मैंने काफी बार आपको बताई है। ठीक है, इनकी रचना रामचरितमानस, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहछू और ये गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान स्वीकार किया, तो क्या जन्म स्थान स्वीकार किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी का? तो सोरा, शुक्र क्षेत्र, राजापुर या उपयुक्त में से कोई। तो जो राजापुर है, ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान स्वीकार किया है। और राम नरेश त्रिपाठी ने तुलसीदास जी का स्थान क्या स्वीकार किया, क्या माना? तो सोरा। ठीक है, इसको माना है राम नरेश त्रिपाठी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नगेंद्र का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिष्य के सही रूप को सुमेलित करना है। एक तरफ गुरु दे रखे, दूसरी तरफ शिष्य है, इनका हमें मिलान करना है। ठीक है, तो करेंगे। तो अनंत के शिष्य का नाम था अनंतानंद, एकाचार। किशन दास जो पहरी है, इनके शिष्य का क्या नाम था? अगरदास, बी का 3। अनंतानंद के शिष्य का क्या नाम था? तो किशन दास पहरी, सी का 1। जो अगरदास है, इनके शिष्य का क्या नाम था? नाभादास। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, डी आंसर सही है। कबीर की वाणी का संग्रह है, अभी पीछे क्वेश्चन में आया था, बताया था मैंने आपको, बीजक, साकी, शब्द, रमेनी। तो क्या है? बीजक है। ठीक है, और इसको, ठीक है, जिसको कबीर के शिष्य धर्मदास ने संकलित किया। और बीजक में साकी, शब्द, रमेनी तीनों ग्रंथ संकलित है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी ने, नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने। तो भाई कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बी आंसर बिल्कुल सही है। जो श्याम सुंदर दास है, कौन भी? श्याम सुंदर दास। ठीक है, इन्होंने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग किसकी पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की, कबीर की, गोरखनाथ की, धर्मदास जी की है। तो ये पंक्तियां भी तुलसीदास जी की रहेंगी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो तुलसीदास है, भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के रामाश्रय कवि रहेंगे। इनकी रचनाएं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आगे है, प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? तो कौन है, देखते हैं भी कौन रहेंगे। राम सिंह है, देवसेन है, वरुचि है, हेमचंद्र है। तो प्राकृत प्रकाश के लेखक वरुचि रहेंगे। ये आंसर बिल्कुल सही है। जो राम सिंह है, इनकी रचना का क्या नाम है? मैंने पीछे ही आपको बताया था, पाहुट दोहा है। ठीक है, देवसेन की रचना सावकाचार। हेमचंद्र की रचना सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, और ये व्याकरण ग्रंथ है भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय संवत 1050 से लेकर 1375 किसने माना? तो किसने माना? नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, हम देख लेते हैं। जो आदिकाल है, जो आदिकाल है, इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। और इसका समय माना संवत 1050 से 1375। ठीक है, फिर पूर्व मध्यकाल, जो पूर्व मध्यकाल है, इसको इन्होंने कह दिया भक्ति काल, रामचंद्र शुक्ल जी ने।
ठीक है, इसका समय माना है संवत 1375 से 1700। ठीक है, फिर उत्तर मध्यकाल, जो उत्तर मध्यकाल है इसको इन्होंने कह दिया रीतिकाल, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इसका समय माना है 1700 से लेकर संवत 1700 से 1900। फिर है आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल को भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है, काफी बार पूछा गया है गद्य काल का। और इसका समय माना है संवत 1900 से अब तक। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में इसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य लिखित किस अधूरे ग्रंथ को गोसाई विठल नाथ ने पूरा किया है? वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ है लेकिन क्या है, अधूरा था। ठीक है, तो ये पूछा गया है विठल नाथ ने पूरा किया उस ग्रंथ को, उस ग्रंथ का हमें नाम बताना है। तो पूर्व मीमांसा भाष्य, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य या सुबोधनी टीका। जो वल्लभाचार्य जी है इनका लिखित ग्रंथ है अणुभाष्य। ठीक है, और इस अधूरे ग्रंथ को गोसाई विठलनाथ ने पूरा किया था, और विठलनाथ पे वल्लभाचार्य जी के ही पुत्र थे। भाष्य है, ठीक है, तत्वदीप निबंध है तथा सुबोधनी टीका, इसके लेखक वल्लभाचार्य जी है वे। और वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? ठीक है, वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं और उसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास। जो चतुर्भुज दास है ये वल्लभाचार्य की शिष्य नहीं बल्कि किसके शिष्य है? विठल नाथ के शिष्य है भी। और जो विठल नाथ जी इन्होंने अष्टशाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। ठीक है, 4 अपने और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर। ठीक है, इसमें से जो विठल नाथ है इनके शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है, और इनके पिता के शिष्य थे, ठीक है, कुंभन दास, ठीक है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास भी। और जो चतुर्भुज दास है किसका बताया? विठल दास के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? नंददास, सूरदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो भाई नंददास रहेंगे, ये आंसर बिल्कुल सही है। और अष्टशाप कवियों में से ये एक थे। ठीक है, और ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे और इनके प्रमुख ग्रंथ है सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, ठीक है, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी और विरह मंजरी। आगे क्वेश्चन है, पंक्तियां दे रखी है, बताना किस कवि की। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों नजरे। तो ये किसकी पंक्तियां? कृष्णदास की, नंददास की, कुंभनदास की या सूरदास की? तो ये पंक्तियां सूरदास जी की रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनकी 3 रचना प्रमाणित है जो काफी बार पेपर में पूछी गई है, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं। जो केशव दास है इनकी रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, एका 2, चिंतामणि त्रिपाठी की कविकुल कल्पतरु, बी का 3, मतीराम की ललित ललाम, सी का 4, कुलपति मिश्र की रहेगी रस रहस्य, तो डी का 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे क्वेश्चन है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? नगेंद्र का, राम कुमार वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा, सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भी। और रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को भी कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो अभी केशव दास को कहा किसने है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, और केशव द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से देख लेते हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख और छंदमाला। अगला क्वेश्चन है, जो रस नदी है इनका मूल नाम हमें बताना है। रस नदी का मूल नाम हमें बताना है, तो देखते हैं कौन सा इनका मूल नाम। पृथ्वी सिंह, सुखदेव सिंह, श्रीपत या नारायण दास। तो भाई जो रस निधि है इनका मूल नाम पृथ्वी सिंह रहेगा, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो रस निधि है ये रीतिबद्ध धारा के कवि है और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है जो काफी प्रसिद्ध है, रतन हजारा।
अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? तो किस कवि को कहा है? रसनिधि, जगन्नाथ दास रत्नाकर, घनानंद या बिहारी? तो घनानंद को रामचंद्र शुक्ल जी ने साक्षात रस मूर्ति कहा है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो घनानंद है ये रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि है। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इश्कलता, सुजान सागर, कोक सागर, कृपाकंद, वियोग वैली, रस केलीवल्ली आदि। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। अति, यहाँ पे आएगा सूधो आएगा, अति सुधो स्नेह को मार, ये गलत लिख रखा भैया, यहाँ पे अति सुधो स्नेह को मारग है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, रुको, अति सुधो स्नेह को मारग है, जहां नेक श्यानपन बाक नाही। ठीक है, उक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? तो किसकी है? घनानंद की, रसनिधि की है, रसखान की है, मतीराम की है? तो अति सुदो स्नेह को मारग है, जहां नेकु श्यानपन बाग नाही, ये पंक्तियां रीति मुक्त कवि घनानंद की रहेगी। ये आंसर बिल्कुल सही है भी। ठीक है, और अभी मैंने आपको पीछे बताया रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको क्या कहा, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभ में इनको रखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनकी रचना मैंने बताई है अभी आपको, सुजानसार, इश्क लता, विरह लीला, योग वैली, कोकसार और कृपाकंद आदि है। ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं? तो किससे मिलते हैं? साहित्य लहरी में, सूर सागर में, सूर सरावली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई जो सूरदास जी की साहित्य लहरी रचना है, इसमें दृष्टिकूट वाले पद हमें देखने को मिलते हैं। और जो साहित्य लहरी है 1550 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इसमें अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद है। और दृष्टिकूट पद किसको कहते हैं? क्या अर्थ होता है इनका? तो दोहरा अर्थ देने वाले। ठीक है, ध्यान रखना ये भी आपको। अगला क्वेश्चन है, वैदिक भाषा का वह रूप जो सर्वसाधारण द्वारा सहज रूप में विकसित हुआ, तो वो कौन सा है? संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है? तो वो पाली रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है बे। प्राकृत भाषा की साहित्य के क्षेत्र प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको है? तो किसको? महावीर स्वामी, स्वयंभू को, महात्मा बुद्ध को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो किसको है भाई? तो महावीर स्वामी को। प्राकृत भाषा को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय महावीर स्वामी को है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? शालिभद्र सूरी को किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, राम गोपाल शर्मा दिनेश ने या गणपति चंद्र गुप्त ने? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और शालिभद्र सूरी जी की रचना कौन सी है? बृहदेश्वर बाहुबली रास को भी हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सिद्ध साहित्य से नहीं है, ये आपको बताना है भाई। तो किसका नहीं है? सरप्पा, स्वयंभू, देवसेन या धनपाल? ठीक है भाई, जो स्वयंभू, देवसेन और धनपाल है, इनका संबंध भाई अपभ्रंश साहित्य से है। किससे है? अपभ्रंश साहित्य से है। ठीक है, न कि सिद्ध साहित्य से है। जो सरप्पा है इसका संबंध सिद्ध साहित्य से है। ठीक है, और सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा था? किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो देखो भाई, नहीं तो तीनों का नहीं है, क्वेश्चन ही गलत पूछ रखा। अगर यहाँ पे पूछा जाता निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से है, तो अपना आंसर होता सरप्पा। अब पूछा गया है नहीं है, तो नहीं में 3 नाम आते हैं। ठीक है, स्वयंभू, देवसेन और धनपाल। आगे क्वेश्चन है, रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति किसने नहीं मानी? नहीं मानी पूछा है, नहीं मानी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, माता प्रसाद गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने? तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति नहीं मानी है, बल्कि इन्होंने रसायन शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानी है। ये ध्यान रखना, रसायन शब्द से मानी है रासों की व्युत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल जी ने।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, नरोत्तम स्वामी और दशरथ शर्मा ने रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानी है। अगला क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास से हिंदी में रासो परंपरा का प्रवर्तन किसने माना है? तो किसने माना है? अभी पीछे क्वेश्चन गया है, डॉक्टर दशरथ ओझा ने, डॉक्टर हरीश ने, या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, उपयुक्त सभी ने। तो भाई डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास से हिंदी में रासो परंपरा का प्रवर्तन माना है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, इसको हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अद्वैतवाद का खंडन करता है? तो कौन सा सिद्धांत करता है अद्वैतवाद का खंडन? तो विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या उपयुक्त सभी? तो भाई जो ये सभी सिद्धांत है, ठीक है, ये अद्वैतवाद का खंडन करते हैं। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, अद्वैतवाद का जो प्रवर्तक है किसको माना जाता है? शंकराचार्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहेंगे? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। सभी को देख लेते हैं, संप्रदाय, प्रवर्तक और दर्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, जो ब्रह्मा संप्रदाय है इसके प्रवर्तक है कौन? मध्वाचार्य, और दर्शन है द्वैतवाद। श्री संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य और इनका दर्शन है विशिष्टा द्वैतवाद। जो रुद्र संप्रदाय है इनके प्रवर्तक है विष्णु स्वामी, इनका दर्शन है शुद्धा द्वैतवाद। फिर है सनकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य और इनका दर्शन है द्वैता द्वैतवाद। फिर है रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य और उनका दर्शन है शुद्धा द्वैतवाद में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार निम्नलिखित किस रचनाकार की कृति रास पंचाध्यायी नहीं है? तो इनमें से ये बताना है किसकी रास पंचाध्यायी रचना नहीं है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। तो नंददास, नागरीदास, रहीमदास या कृष्णदास। जो कृष्णदास जी है इनकी रचना का नाम रास पंचाध्यायी नहीं है और सभी की रचना का नाम रास पंचाध्यायी है भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को काल कर्मानुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो देख लेते हैं, सूरदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी और नंददास। तो सबसे पहले कुंभनदास, फिर सूरदास, फिर गोविंद स्वामी, फिर नंददास। इनका समय देख लेते हैं। जो कुंभनदास है इनका समय है 1468, सूरदास का है 1478, गोविंद स्वामी का है 1505 और जो नंददास है इनका है 1553 ईस्वी। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।